हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी की सेकंड क्लास आपके लिए लेकर आए, जिसमें हम जीवधारियों का वर्गीकरण से रिलेटेड टॉप फैक्ट आपको बताएंगे और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते थे पूरे इस वीडियो में कवर कर लिए गए, जो आपको आगे देखने को मिलेंगे। यानी टेस्ट भी यहाँ पर हम IMP लगाने वाले, जिससे सारे लेवल के क्वेश्चन आपका जो है रिविजन हो जाएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता देते हैं, यदि आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी आप दबा दीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। एंड टेलीग्राम ग्रुप और चैनल दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए अब फाइनली स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे जीवधारियों के बारे में, यानी जीवधारियों का जो वर्गीकरण किया है इसके बारे में हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो वर्गीकी का जो पिता कहा जाता है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, कैरोलस लीनियस को माना जाता है, और इन्होंने जीवधारियों के वर्गीकरण की आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत की थी। अब ये तो आप सभी को आयुब के पता होगा, नहीं भी पता है तो आप पता चल गए। और इन्होंने ही अपनी पुस्तक सिस्टम ऑफ नेचर में जीवधारियों को दो जगत में जो है वर्गीकृत किया है। दो जगत कौन कौन से? जंतु जगत और पादप जगत। इन दो जगत में इन्होंने अपने जो पुस्तक में लिखा है, इनके बारे में आपको याद रखना थोड़ी सी चीजें। अब देखिए, अंततः हिकेटर ने जीवधारियों को 5 जगतों में वर्गीकृत किया है। हिकेटर की अगर बात की जाए तो 5 जगत में इन्होंने वर्गीकृत किया है, और वहीं कैरोलस लीनियस की बात करें तो उन्होंने 2 जगत में इनको वर्गीकृत किया है। तो अगर हम बात करें हिकेटर की वर्गीकरण की, तो उसमें फर्स्ट आता है मोनेरा। अब देखिए, मोनेरा के बारे में थोड़ी सी चीज़ें आपको बताएंगे। ये जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव होते हैं, जिनमें केंद्रक नहीं होता है, और जैसे नीलहरित शैवाल हो गए और जीवाणु गए, ये जो होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव होते हैं, और इनमें जो है केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो ये किस किस श्रेणी में आते हैं? ये मोनेरा की श्रेणी में आते हैं, जिनको मोनेरा बोला जाता है। वहीं अगला जो आता है आपका प्रोटिस्टा को बोला जाता है, और प्रोटिस्टा के बारे में थोड़ी सी चीज़ें आपको देंगे यहाँ पर, कि ये जो है होते हैं यूकेरियोटिक कोशिका वाले एक कोशी जीव होते हैं। इनमें एक ही कोशिका पाई जाती है, और जिनमें विकसित प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। यानी ये जो होते हैं इनमें विकसित प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। अब ये कैसे होते हैं? यूग्लिना हो गया, प्लाज्मेडियम, अमीबा, पैरामीशिया, ये सभी इसके उदाहरण हैं, जिन्होंने यूकेरियोटिक कोशिका वाले एक कोशिका जीव होते हैं ये, और विकसित प्रकार का केंद्रक इनमें पाया जाता है। वहीं नेक्स्ट आता है प्लांटी। अब प्लांटी के बारे में भी आपको चीज़ें बता देते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण करने वाले बहुकोशिकी पौधे होते हैं, यानी ये प्रकाश संश्लेषण तो करते हैं और उसके साथ में बहुकोशिकी भी ये होते हैं। इनकी कोशिका होती में रिक्तिका उपस्थित होती है। देखिए, इनकी जो कोशिका होती है उसमें रिक्तिका उपस्थित होती है, और जैसे सभी प्रकार के जो वनस्पति होते हैं उनका यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। तो प्लांटी यानी सभी प्रकार के जो वनस्पति है प्लांटी में आ जाते हैं, और इनमें प्रकाश संश्लेषण करने वाले बहुकोशिकीय पौधे होते हैं, जिनकी कोशिकाओं में रिक्तिका जो है उपस्थित होती है। नेक्स्ट फैक्ट आता है आपका कवक। ये सबसे ज़्यादा IMP है, और इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके बनते हैं। देखिए, कवक जो होता है इन यूकेरियोटिक जीव में पर्णहरित यानी जो आपका क्लोरोफिल जो होता है वो नहीं होने के कारण प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। तो इसमें पर्णहरित या क्लोरोफिल जो होता है नहीं होता है कवक में, ये आपको याद रखना है। और ये जो होते हैं यूकेरियोटिक जीव होते हैं, तो इनमें प्रकाश संश्लेषण भी नहीं होता है। वहीं बात करें एनीमेलिया की, एनीमेलिया में जो जीव आते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो ये जो है यूकेरियोटिक एवं बहुकोशिकीय जीव होते हैं, जो कि इमेज में आपको दिखाई दे रहे हैं। एनीमेलिया जो होते हैं ये यूकेरियोटिक होते हैं, इसके साथ साथ बहुकोशिकीय जंतु भी इसमें पाए जाते हैं। तो आयुब की यहाँ से सारी चीज़ें आपको पता चली गई होगी। अब हम बात करेंगे जीवों के नामकरण की पद्धति के बारे में। द्विनाम की जो पद्धति दी गई है उसके बारे में बता देते हैं आपको। तो सन 1753 में कैरोलस लीनियस ने जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया था। तो कैरोलस लीनियस के द्वारा जीवों के नामकरण की पद्धति यानी द्विनाम जो पद्धति किसने दी थी? तो ये कैरोलस लीनियस ने दी थी 1753 में। और इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्द से मिलकर बनता है। पहला जो शब्द होता है वो वंश का नाम उसमें दिया रहता है, जेनरिक नेम, और दूसरा जो शब्द होता है वो जाति स्पेसिस नेम कहलाता है। तो दोनों का नाम आपको याद रखना है इसके बारे में, किस प्रकार यहाँ पर नाम दिया जाता है। वहीं आगे बात करें तो वंश तथा जाति नामों के बाद उस वर्गीकीय वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है, जिसने सबसे पहले उस जाति को खोजा या जिसने इस जाति की सबसे पहले वर्तमान जो नाम है प्रदान किया। जैसे मानव का नाम होमो सेपियंस लीन है, तो होमो सेपियंस लीन यहाँ पर मानव का नाम है। तो वास्तव में होमो जो है उस वंश का नाम है, जिसकी एक जाति सेपियंस है। लिन वास्तव में लीनियस का संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ यह है कि सबसे पहले लीनियस ने इस जाति को होमो सेपियंस नाम से पुकारा, इसलिए होमो सेपियंस, और बाद में लिन जो हो गया वो लीनियस हो गया। तो आयुब की ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम IMP टेस्ट लगा लेते हैं, देखिए कितने जो लोग हैं इनका सही आंसर क्लिक कर पाते हैं।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम टेस्ट को। अब सभी जो आपके जितने भी सही आंसर रहे वो आप लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने सही आंसर यहाँ पर रहे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो वर्गीकी का जो पितामह कहा जाता है वो लिनियस को कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। वर्गीकी का जो पितामह कहा जाता है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, वो लिनियस को बोला जाता है। केरोलस लिनियस इनका पूरा नाम है, तो इन पे कंफ्यूज आपको नहीं होना है, हो सकता है पूरा नाम भी आपको देखने को मिल जाए। अगला क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? देखिए द्विनाम जो पद्धति के प्रतिपादक है, द्विनाम पद्धति किसने दी है? तो ये भी लिनियस के द्वारा दी गई है, तो इसका भी फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब रहेगा, केरोलस लिनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी के प्रस्तुत जो है यहाँ पर किया है? तो वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम जो किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया है, तो ये आपको बताना है। इसका सही जवाब जो रहेगा वो रहेगा स्वीडिश ने यहाँ पर विज्ञानी ने प्रस्तुत किया है वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम, तो सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पुष्पी पादपों को रखा गया है। पुष्पी पादप जो होते हैं इनको किस में रखा गया है? इनको फेनरोगेम्स में रखा गया है। बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा, फेनरोगेम्स इसका राइट आंसर है। अपुष्पी पादपों को रखा गया है। अपुष्पी पादप जो होते हैं इनको किस में रखा गया है? इनको क्रिप्टोगेम्स में रखा गया है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही जवाब रहेगा। वर्गीकरण की आधारी इकाई क्या है? वर्गीकरण की जो आधारी इकाई हो वो आपको बताना है। तो स्पेसीज होती है, इसमें स्पेसीज यानी जाति जो होती है उसकी उसको बोला गया है यहाँ पर आधारी इकाई। तो जिसके बारे में हमने आपको बताया कि जो लास्ट में जुड़ा होता है वो स्पेसीज होता है, यानी जाति का उसमें जो है पूछी जाती है, यानी बीच वाला जो होता है वो यहाँ पर की गई है। अगला जो क्वेश्चन आता है वो हाइड्रोफाइड जो होते हैं, ये जो होते हैं यहाँ पर इनके बारे में आपको बताना है कि हाइड्रोफाइट जो होते हैं ये जली पौधे होते हैं। कैसे होते हैं? जली पौधे ये होते हैं, तो बी ऑप्शन सही जवाब इसका रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधे के नामों को दो शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके। कौन बताते हैं? देखिए यहाँ पर इसका जो यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है इसका जो सही जवाब रहेगा वंश तथा जाति बताते हैं। ये क्या बताते हैं? वंश तथा जाति। द्विनाम पद्धति का जो अभिप्राय है वो दो शब्दों में, जो पौधों का जो नाम है दो शब्दों में लिखना होता है, तो वो क्या क्या बताते हैं? वंश और उनकी जाति बताते हैं। स्पीसीज जो हमने जो नेक्स्ट क्वेश्चन निकल गया उसमें क्लियर किया था। अगला क्वेश्चन है, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते वो कहलाते हैं। अब ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें क्या आपके एग्जाम में निकल कर आते हैं। इनको हम अनावृति बीजी बोलते हैं, अनावृत बीजी इनको बोला जाता है। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते तो उनको अनावृत बीजी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, जीवाणु की खोज किसने की थी? सबसे आईएमपी क्वेश्चन है, और जीवाणु की जो खोज की थी वो की थी ल्यूवेनहोक ने। किसने की थी? ल्यूवेनहोक ने की थी जीवाणु की खोज। क्लियर है चीजें? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों को में सही कौन सा है, ये आपको क्लिक करना है। तो इसमें से जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा आपका, देखिए सभी जीवाणु स्वपोषी होते हैं, बिल्कुल गलत। सभी जीवाणु विविध पोषी होते हैं, ये भी गलत। अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी भी होते हैं, तो यही सही रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और लास्ट है आपका, सभी जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं, बिल्कुल गलत। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि? देखिए जीवाणु को पौधे माना गया है क्योंकि यहाँ पे इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। क्या होती है? इसमें जो है कठोर कोशिका भित्ति होती है, इसलिए इनको पौधे माना गया है। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु की कोशिकाओं में नहीं होता है। देखिए जीवाणु की कोशिकाओं में क्या नहीं होता है? इनमें सूत्र कणिकाएं नहीं होती है, बाकी कोशिका भित्ति, जीवद्रव्य और कला, राइबोसोम, तो यहाँ पर आपका सूत्र जो कणिका होती है इनमें नहीं होती है। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? देखिए जीवाणु की साधारण आकृति जो होती है वो छड़ रूपी होती है। कैसी होती है? छड़ रूपी इसमें होती है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब है। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये जो जीवाणु होते हैं इनको हम गोलाइज बोलते हैं, गोलाणु बोलते हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, एक गोल जीवाणु क्या कहलाता है? तो एक गोल जो जीवाणु होता है इसको हम क्या बोलते हैं? कोकस इसको बोलते हैं, तो सी ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पर। एक गोल जो जीवाणु होता है उसको कोकस बोला जाता है। एक सर्पिल जीवाणु को क्या बोला जाता है? देखिए सर्पिल जो जीवाणु होता है इसको स्पाइरलिम बोला जाता है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। स्पाइरलिम इसको बोला जाता है, सर्पिल जीवाणु को। वास्तविक केंद्र किसमें अनुपस्थित होता है? देखिए वास्तविक जो केंद्रक होता है किसमें अनुपस्थित होता है? तो जीवाणु में अनुपस्थित होता है, तो सी ऑप्शन सही जवाब इसका भी हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? तो देखिए सर्वाधिक जो संख्या में पाए जाते हैं वो जीवाणु ही पाए जाते हैं। सी ऑप्शन यहाँ से भी आपका सही जवाब रहेगा। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है,
और जीवाणु में जो पाया जाता है, बैक्टीरिया में जो पाया जाता है वो पाया जाता है वर्णकिलवक। तो यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी। पाश्चर प्रसिद्धि है, देखिए पाश्चर जो है प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? पाश्चर जो प्रसिद्ध है रोगों की थर्म थ्योरी के लिए ये प्रसिद्ध है, यानी रोगों की जर्म थ्योरी जो होती है इसके लिए प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन सही जवाब इसका भी हो जाता है। निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो निम्नलिखित में से जो सबसे छोटा जीव होता है ये होता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा गैलीसिप्टिकमा आयोग का आपने नाम पहले सुना होगा। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो इनको हम नाइट्रोजन स्थितिकारी जीवाणु बोलते हैं। तो नाइट्रोजन स्थितिकारी जीवाणु इनको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, मूल ग्रंथिकाओं यानी रूट नूडल्स पाई जाती हैं। तो मूल ग्रंथिकाएं जो पाई जाती है ये पाई जाती है कुछ लेग्यूमिन्स पादपों में, किंतु अन्य पौधों में कहीं कभी नहीं। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अधिक नमक वाले आचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं, क्योंकि देखिए अधिक नमक वाले आचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते। क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि ये जो होते हैं जीव द्रव्य संकुचित हो जाते हैं और इस तरह ये मर जाते हैं। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। देखिए यहाँ से इससे रिलेटेड टॉप लेवल के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और आप अंत में ये भी हमें बता दीजिएगा कितने राइट आंसर आपके लिए, कितने अटेम्प्ट आपसे हुए हैं, ताकि हमें अंदाजा लगे कि आप कितने वीक है, कितने आपको लिए और मेहनत हमें करनी चाहिए। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जल्दी से कमेंट करिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, सपोर्ट मिले और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाने की पूरी कोशिश करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए जय भारत।